व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। निकोसिया साइप्रस से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत साइप्रस साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। अयोध्या उत्तर प्रदेश और जातिगत जनगणना की मांग पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये हमारे घोषणा पत्र की सबसे पवित्र प्रतिबद्धता। पटना से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, मुझे भी रहना है मौजूद। और खबरें विस्तार के साथ। निकोसिया साइप्रस से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत साइप्रस साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साइप्रस दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंधों को लेकर आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत और साइप्रस की सक्रिय साझेदारी नए आयाम हासिल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सक्रिय साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने दोनों देशों की प्रगति को मजबूत देंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के निर्माण में भी योगदान देंगे। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा हितों को लेकर मिलकर कार्य करने पर बल दिया। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। और अब अगली खबर। अयोध्या उत्तर प्रदेश और जातिगत जनगणना की मांग पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये हमारे घोषणा पत्र की सबसे पवित्र प्रतिबद्धता। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी की स्थायी मांग को दोहराते हुए कहा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने की थी, जिसे अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र पे
जातिगत जनगणना को प्रमुख वादा बनाया है। हमारे लिए घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पार्टी ने निभाया और आगे भी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराना प्राथमिकता होगी। जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही नहीं, जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 22 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव 24 में रहा हो, हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना चुनाव का जो पार्टियां अपना पेश करती हैं, दस्तावेज कहिए या घोषणा पत्र कहिए, तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र तो उसी तरह से एक पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको सरकार आने पर जो भी बातें चुनाव घोषणा पत्र में कही जाती हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही थी, सरकार आने के बाद 12 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी बातें कही गई थी, अक्षरशः उसका अनुपालन हुआ है। उसी तरह जातीय जनगणना के बारे में 12 के चुनाव में, 22 के चुनाव में और लोकसभा के 24 के चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से चुनाव घोषणा पत्र में बल दिया गया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इस देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक जो जोर देने वाली बात है कि जातीय जनगणना निष्पक्ष रूप से अधिकारियों को करनी चाहिए। और अब अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में हो रहे एक प्रमुख कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भी उपस्थित रहना है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, दोनों भारत की प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा और यमुना। मैं आपसे बस निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे भी उसी कार्यक्रम में जाना है जहाँ अन्य लोग गए हैं। पटना में माननीय मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। एक सांसद के तौर पर मुझे भी वहां उपस्थित रहना है, जहां मुख्यमंत्री विजय बाबू और उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इस बयान से स्पष्ट है कि कार्यक्रम को लेकर सभी वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि एक साथ उस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं, जिसे राज्य के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। दोनों भारत की बड़ी नदियां हैं, तो मेरा आपसे आग्रह यही होगा, बाकी तो मुझे भी उसी कार्यक्रम में जाना है जहां बाकी लोग गए हैं। आज पटना में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का
माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो मुझे भी सांसद के रूप में वहां रहना है, जहां मुख्यमंत्री और विजय बाबू गए हैं, उप मुख्यमंत्री गए हैं। जो पूरा गंगा भगीरथी हल्दिया जो पूरा ये स्पैन है, ये लगभग 1600 किलोमीटर का है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हर जगह गति है, बड़ी सड़कें बन रही हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ रहा है, वंदे भारत भी चल रही है। ऐसे में वाटर ट्रांसपोर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और मैं माननीय मंत्री जी आपको बधाई दूंगा कि प्रधानमंत्री के निर्देश और आपकी अगुवाई में जल संसाधन का सदुपयोग ट्रांसपोर्टेशन में, माल ढुलाई में अधिक से अधिक हो रहा है। उसकी संख्या काफी बढ़ी है, विस्तार से आप बताएंगे तो आपका मैं अभिनंदन करूंगा और आपके विभाग का। मुझे एक बात कहनी है कि आप काशी से चल रहे हैं और हल्दिया और आगे हुगली तक जाएंगे आप, तो जब भी ट्रेन चलती है तो बीच में एक बड़ा स्टेशन भी तो आता है ना। तो मेरे ख्याल में हमारे पटना को आप बड़ा स्टेशन बनाइए इस रास्ते का और एक हब बनाइए। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बड़े कृतज्ञता के साथ कि जो आपने बांग्लादेश माल भेजा था फूड ग्रेन, पटना से ही शुरू किया था ना, याद है कि नहीं याद है? जी, तो जब आपने इतनी चिंता की है तो मैं तो स्थानीय सांसद के रूप में यही मांग करूंगा कि काशी से शुरू हो, तो ये भी तो संस्कार नगरी है ना। यहां गुरु गोविंद सिंह, यहां पर पूरा वैशाली, मौर्य सम्राट, मौर्य वंश का पूरा सम्राट अशोक का केंद्र, लोकनायक जयप्रकाश की भूमि, महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह बिहार से शुरू किया। तो ये गंगा तो चलती है उत्तराखंड से, लेकिन गंगा का विशाल स्वरूप वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार से दिखाई पड़ता है और जाकर बंगाल में समाप्त होती है। और अब अगली खबर, लुधियाना उपचुनाव से पहले अकाली नेता सरबजोत सिंह साभी, राजेंद्र दीपा और अनिल कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। लुधियाना उपचुनाव से पहले अकाली दल के वरिष्ठ नेता सरबजोत सिंह साभी, राजेंद्र दीपा आदि पार्टी नेता अमन अरोड़ा के साले हैं और अनिल कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान उनका स्वागत पूर्व राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बोरिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने किया। कांग्रेस में शामिल होने वाले इन नेताओं की ये बड़ी रणनीतिक चाल आगामी उपचुनाव में पार्टी को मजबूती को दर्शाती है। उन्होंने अपने लुधियाना जो बाई इलेक्शन है पूरी मस्ती जो निकलना है, अगले प्रोग्राम बहुत देते नहीं है। सो मैं थोड़ा सारी पुलिस का बहुत धन्यवाद करना है। उन्होंने नाल सीएम जी लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब बहुत ही सत्कारयोग सारे राजस्थान के 4 सीडब्ल्यूसी के मेंबर सुखजिंदर और बाबा साहब, ब्रह्मिंद्रा जी, बहनी साहब और केपी साहब सारे सीनियर आर्मी लीडर, अमर सिंह जी साहब, वकील फूटी साहब, रजिया सुल्ताना जी, प्रवीण सिंह सिद्धू जी, कांगड़ साहब, सारे लखा पाई जी, अजनाला जी, विक्रम चौधरी, मान साहब, विक्रम चौधरी साहब, पाड़ा साहब, दीवा साहब, मोहित महिंद्रा जी, बाबा हेनरी साहब के सारे संदीप संधू साहब, अमित विज साहब, राजा जी सारे संदीप साहब, सारे साथी क्योंकि ना ही ले चुके ने। ये मैं तुहाडे कोल तां गुस्ताखी कीती है माइक लैन दी, क्योंकि दोनों एक ते मेरा गुआंढी है सरपंच, ये बिल्कुल ही दरिया के एक कंढे ते मुकेरियां, दूसरे कंढे ते मैं, तो बिल्कुल ही कादियां दा असैम्बली हल्का है, नौजवान है, वधिया आधार उत्थे रखदा। अकाली दल का ये जनरल सैकटरी भी है, दुआबे का इंचार्ज भी रहा। असीं अपनी भैन दे नाल स्वर्गवासी डॉक्टर केवल कृष्ण जी जिहड़े साडे स्पीकर रहे ने, उन्हां दे डॉटर इन लॉ जिहड़े साडे एक्स MLA ने, उन्हां दी बकायदा तौर सहमति दे नाल ये बहुत वड्डी ताकत सानू
ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। तो इन्ना ही कहता होया मैं अगली हुण ये माइक जेड़ा प्रधानमंत्री ਨੂੰ सौंपण लगा। और अब अगली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर विमन बंदोपाध्याय ने बीजेपी विधायक मनोज कुमार ओरोन को सदन में अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया। कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर विमन बंदोपाध्याय ने भाजपा विधायक मनोज कुमार ओरेन को सदन के अंदर अनुशासनहीन व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया। विधायक को विधानसभा परिसर से मार्शल्स के द्वारा बाहर निकाला गया। इसके विरोध में भाजपा विधायक और उनके समर्थकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार नारेबाजी की। ये मामला सदन में तनावपूर्ण स्थिति का कारण बना और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर। दिल्ली में सड़कों के निर्माण और नाली सफाई का काम जारी है। मंत्री परवेश वर्मा का सामने आया बयान। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 4 महीनों में दिल्ली भर में सड़क निर्माण और नालियों की सफाई का काम जारी है। उन्होंने कहा अपने दिल्ली में घूम कर सड़क निर्माण और कचरा साफ करने का कार्य देखा होगा। पिछले 10 से 20 वर्षों में जो कचरा और गाद जमा था उसे सिर्फ 4 महीनों में खत्म कर संभव नहीं है। मंत्री वर्मा ने बताया कि हमारा ये काम पूरे वर्ष चलता रहेगा। हमने 2 साल के टेंडर जारी किए हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 महीने के टेंडर होते थे। मॉनसून आने तक ये कार्य पूरी गति से चलता रहेगा। उन्होंने जनता से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि सुधारात्मक कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने खुद ही सारे रिपोर्टर्स ने भी पिछले 4 महीने में सारी दिल्ली में घूम के देखा होगा कि सारी सड़कें बन रही हैं, सिल्ट को निकाला जा रहा है, मगर क्योंकि 10-20 साल से कोई सिल्ट का निकालने का काम हुआ नहीं, इसलिए 4 महीने में नहीं, हमारा ये कार्यक्रम पूरे साल चलता रहेगा। हमने 2-2 साल के टेंडर किए हैं, पहले 3-3 महीने के टेंडर होते थे साल के। ये काम हमारा चलता रहेगा और जब तक मानसून नहीं आता है तब तक हमारा काम पूरा प्रगति पे है। बहुत अच्छे से काम चल रहा है और दिल्ली वाले उसको देख रहे हैं। हम उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास में पब्लिसिटी का फंड नहीं है, इसलिए हम उसका पब्लिसिटी, मेरे को लोग कहते हैं। आज भी सुबह 7 बजे फ़ोन आया और एक अपना व्यक्ति है पंकज जैन जी, वहाँ से ईस्ट दिल्ली से फ़ोन आया कि आज वहाँ पे उनके एरिया में उसने देखा कि 5 बजे से ही काम चल रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि आप इसका ऐड क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा पैसे नहीं हैं ऐड के, तो इसलिए काम चल रहा है, लोगों को दिखाई दे जाएगा
और आपको भी दिखाई दे रहा होगा, पत्रकारों को भी दिखाई दे रहा होगा, मीडिया को भी दिखाई दे रहा होगा कि काम चल रहा है, काम में कोई भी कोताही नहीं है। हाँ, अब ये काम क्योंकि मानसून जल्दी आ गया और हमारी सरकार बनी फरवरी एंड में, तो मानसून के बीच में और हमारी सरकार बनने के बीच में केवल 3 महीने का हमको समय मिला। 3 महीने में पूरी दिल्ली का सिल्ट निकालना एक हमारे लिए चुनौती थी। काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी काम आगे होगा। और अब अगली खबर, गैंगटॉक सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने नाथुला मार्ग से 18वीं माइल एक्लीमेटाइजेशन सेंटर की ओर यात्रा शुरू की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं ने सिक्किम के गैंगटॉक से नाथुला मार्ग होते हुए 18वीं माइल एक्लीमेटाइजेशन सेंटर तक अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आईटीबीपी और सिक्किम टूरिज्म ने दिया। श्रद्धालु 20 जून को तिब्बत की सीमा पार करेंगे। सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ राजेंद्र छेत्री ने बताया कि आईटीबीपी द्वारा यात्रियों की ब्रीफिंग दी गई है। आईटीबीपी दिल्ली से शुरू होकर नाथुला तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में गर्व महसूस करता है। इस बीच में कुल 36 यात्री है, जिनके साथ एक डॉक्टर भी आईटीबीपी से ही है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। The briefing has taken place by the ITBP. The briefing was conducted by the ITBP, who are the co-hosts with the STDC. They take great pride in providing security to the yatris up to Nathula, right from Delhi onwards. So in this batch, you must have seen there are 36 yatris. There are 36 yatris. One doctor is accompanying them, who is also from the ITBP. And there are 4 cooks who have already come yesterday. They are already stationed at Sheraton. Will be buying all the necessary items, all the ration, and then going with the yatris in Tibet, right? So you must have seen, as in the briefing, that now we'll be heading to 18th mile, and we'll be staying in that new acclimatization centers that you must have also seen, or if any of you accompany me, you all can come with me. You can have a look at the facilities that are available there, and then they stay there for 2 days. Today is day 2, and day 3 they stay there. Day 4 and 5 they stay in Sheraton, and on day 6 they will be taken to Nathula, from where immigration and custom formalities will be there, after which they'll cross over to the Chinese side, right? And the Honorable Chief Minister has kindly consented to flag off the yatris from Nathula. So, for the entertainment of the yatris during these 4 days in the acclimated centers, they'll be taken to nearby, tourist spots, some yoga sessions and bhajan sessions, and these kind of activities will be conducted. And since some of them are senior citizens, we'll have to be extra cautious regarding the health. Some health also gets deteriorated, as I'm told. In earlier batches that used to happen, but even otherwise we have ambulance and a doctor from STNM as well, so they'll be taken care of properly during this stay in Sikkim. Before coming here, they stay in Delhi. When the yatris converge in Delhi, they are staying in Yatri Niwas in Noida, which has been provided to by the government of UP. All the ration, everything is provided to them, and our team of course does all the medical and visa and all those formalities before the journey up to Gangtok. Age is up to 70 years. 70 years is the maximum in which you can apply, and beyond that age, we do not. Of course, the software does not take age beyond 70 years. So this is online procedure by the Ministry of External Affairs. So 70 is the maximum age in which you can apply. This is a very proud moment for the STDC as well as the state of Sikkim, because the trust that the Ministry of External Affairs have put on the STDC is just enormous, because I think our past experience and past record speaks for itself, that they put this confidence in us, that and of course, speaking to some of the yatris, the feedback that we got, we've been taking care of them quite well. It's a small, knickknacks here and there, that those will iron out. Overall, it's been a very satisfying experience for us as well as for the yatris. और अब अगली खबर,
जयपुर राजस्थान में मंत्री संजय शर्मा ने किसानों को पेड़ काटने के मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का दिया सुझाव। राजस्थान के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वे केवल गंगानगर के सूरतगढ़ शहर में थे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कुछ चिंताएं सामने आई। उन्होंने बताया कई किसान जिनके खेतों में शीशम या खेजड़ी जैसे पेड़ है, वे अपनी आय बढ़ाने के लिए इन पेड़ों को काट रहे हैं। हालांकि किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन मैंने अपने वन विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि हमें इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। कल गंगानगर के सूरतगढ़ शहर में था और वहां जो मुझे जनप्रतिनिधि ने बताया, वहां पे जो एक चर्चा थी, उसमें विशेष रूप से जो हमारे किसान वर्ग हैं जिनके खेत में शीशम के पेड़ लगे हुए थे या खेजड़ी लगे हुए थे, वो अपनी आय बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। अब किसान को अधिकार है अपनी आय बढ़ाने के लिए काटे, लेकिन मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, मैं कल वहां कह के भी आया हूँ मेरे वन विभाग के अधिकारियों को, क्योंकि मैं तमिलनाडु गया था, कोयम्बटूर में मैंने वहाँ दौरा भी किया था। मैंने वहाँ पाया कि वहाँ सागवान बहुआयात में लगता है और वन विभाग के द्वारा सागवान के छोटे अच्छे नस्ल के पौधे तैयार करके किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे वो पेड़ काटे तो उससे अनुपात में पेड़ लगे, पौधा लगे। तो मैंने कल वन अधिकारियों को भी ये कहा है कि यहाँ शीशम बहुआयात में लगता है गंगानगर में, तो आप शीशम के पौधे को तैयार करके किसानों को दें। किसान काटता भी है तो वो अगर साइकिल चलती रहेगी, पौधा लगेगा, बढ़ेगा और आने वाले समय में 20 साल बाद, 10-15 साल बाद वो बड़े पेड़ को काट करके फिर पौधा लगातार लगता रहेगा, तो किसान की आय भी बढ़ेगी और प्रकृति का संरक्षण भी होगा। जहां तक आप खेजड़ी की बात कर रहे हैं, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, हम सबकी अस्मिता का सवाल है। खेजड़ी लगे और सुरक्षित रहे, उसके लिए राज्य सरकार प्रयास। और अब अगली खबर, मुंबई महाराष्ट्र से शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत ने अहमदाबाद विमान हादसे और पुणे पुल ध्वस्त होने पर चिंता व्यक्त की। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के 15-16 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कल मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। संजय राउत ने पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने की घटना को भी एक बड़ी त्रासदी बताया। इस हादसे में 100 से अधिक लोग पानी में बह गए, जिनमें से अभी भी 40 लोग लापता है। उन्होंने कहा पुणे के संरक्षण मंत्री अजित पवार है, सरकार ने पहले ही इस पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन सरकारी कोष में फंड की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका। संजय राउत ने इस पर कड़ी कार्रवाई और उचित प्रबंधन की मांग की है। अहमदाबाद के हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट होगा उसमें भी महाराष्ट्र के 15-16 लोग मर गए। कल आपने देखा होगा मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है, उनको भी फिर एक बार धक्का पहुंचा है, जमीन धंस गई है, तो चबूतरा। बाद में पुणे डिस्ट्रिक्ट में इंद्रायणी नदी के ऊपर का जो एक ब्रिज है वो टूटकर 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। उसमें से अभी भी 40 लोगों का आता पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा है। और पुणे के गार्डियन मिनिस्टर, जिसे हम पालक मंत्री कहते हैं, वो अजित पवार है। वो पुल दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सब लाडली बहन में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपघात, एक्सीडेंट होकर लोग मारे जा रहे हैं। अब आप 5-5 लाख देंगे, आप 5 लाख में सौदा कर रहे हैं गरीबों की जान का। गिरीश महाजन 5 लाख देंगे, क्या आपके घर से दे रहे हो? जो विमान एक्सीडेंट में मरते हैं उनको आप 1 करोड़ दे रहे हो, वो भी जान। और यहाँ आपकी गलती से जो लोग मरे हैं इंद्रायणी नदी के ऊपर, उनको 5 लाख दे रहे हो। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माँ बहनें हैं, बाप है, माँ है। सबसे पहले जिम्मेदारी फिक्स करिए कि ये जो ब्रिज गिरा है उसके लिए जिम्मेदार कौन। और अब अगली खबर, निलंबुर उपचुनाव, राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निलंबुर उपचुनाव के दौरान राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा, भारत के लोगों को यहाँ निलंबुर में खेली जा रही राहुल की कांग्रेस की राजनीति को समझना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा कल निलंबुर में प्रचार के लिए आई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र पर कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस एक हाथ में संविधान थामे हुए है और दूसरी ओर अलगाववादियों और आतंक समर्थक जमात इस्लामी जैसे संगठनों के साथ राजनीतिक गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। No candidate, something like that. Look, I think the people of India must closely follow the politics of Rahul's Congress that is being played out here in Nilambur, and this is a very, very glaring example of the kind of politics that the Congress is doing all over the country. Priyanka Gandhi Vadra, the dynast of the royal family of the Congress, came yesterday to Nilambur to campaign, and she has no word to talk about the obvious contradiction, the hypocrisy and the double standards of a Congress party that waves the constitution on one hand and gets into political alliance with separatist terror supporting organization called Jamaat-e-Islami. She has no shame in waving the constitution on one hand and on the other hand doing active politics and mainstreaming a separatist organization called Jamaat-e-Islami. The second, the fraudulent Congress politics, the extent to which they can go, the desperation to which they can go. Priyanka Gandhi Vadra comes here, does not say a word about the people's of Nilambur's problems, the future of the youth of Nilambur, the problems that the people face in their highways, in the railways, in their hospitals, in their sports stadiums. Not one word of the problems of a constituency that she is an MP of and that has given the Congress party 43 years of opportunities to serve the people. Instead, she comes here and talks about Gaza and Iran as if the people's problems here, Nilambur's people's problems don't matter, and only the problems of Gaza and Iran matter because of a certain fraudulent, vicious, petty appeasement politics. And the third question to Priyanka Gandhi that people of India should ask is, when leaders in the Congress party have called Jamaat-e-Islami dangerous terror organizations like Oomen Chandy, the former Chief Minister, the Congress Chief Minister of Kerala, why is Rahul's Congress today getting into a political alliance with them? Mainstreaming organizations like Jamaat-e-Islami simply because they are desperate for politics is dangerous for the people of Nilambur, is dangerous for the people of Kerala, and is dangerous for the entire country because of all of the radicalization that Jamaat-e-Islami represents. Jamaat-e-Islami, please remember, is an organization that invited Hamas to speak to the youth of Kerala. Please remember, Jamaat-e-Islami is the organization that supported Ajmal Kasab, the terrorist from Pakistan. Please remember, Jamaat-e-Islami, the party that is now in bed with the Congress party, is an organization that did not speak one word against Pakistani terrorists when the recent killings in Pahalgam. So this openly appeasement, desperate politics of Rahul's Congress, going into a political alliance with a known terror organization or a known radical organization like Jamaat-e-Islami is a fact that the people of India should know and expose the double standards and the lies and the opportunistic politics of Congress. As far as the BJP is concerned in Nilambur, we have put forth a vision of Vikasita Nilambur, which is a big part of Vikasita Kerala vision that we have built for Kerala and its people. We believe that all the people of Kerala and all the people of Nilambur deserve development, deserve jobs, deserve opportunities and deserve investments. And that is our vision and that is what we have put forward. And we are working hard to convince the people of Nilambur that we need change in Nilambur and we need change in Kerala. See, LDF and UDF saying. No, look, BJP is a late comer to Nilambur because for many years and decades, LDF and Congress have dominated this constituency. For 60 years where there have been elections in Nilambur, 43 years people have given opportunities to the Congress to serve them and 17 years to the left.
Both these parties today have done nothing for the people, and instead both of them are only interested in appeasement, desperately dangerous appeasement politics. The LDF has tied up with PDP and the Congress has tied up with Jamaat-e-Islami, because they know that is the only way they can get votes. They cannot get votes on the back of their work because they have not done any work. They cannot get votes on the back of any goodwill because they have not earned any goodwill from the people. They have done nothing in the last 60 years. Even today, there is only one train from Trivandrum to Nilambur. There is the highway to connect Nilambur is in a bad state. The district hospital is in a bad state. People have no homes. Homes are crumbling in the rains every season. So therefore, there is a huge amount of despondency in Nilambur that these two parties have not been able to address. That is why the BJP is putting forth a vision of Vikasita Nilambur. Advocate Mohan George, our MLA candidate, is a man who has served the people, who has worked very hard for the people's benefit, and we believe that if he is given an opportunity for the next 7 months, because this term only is for 7 months, he will very quickly, rapidly develop 3 major projects: the highway project, the railway project, and the cancer hospital project. और अब अगली खबर, दिल्ली में पीएम मोदी के 11 वर्षों की सेवा को भाजपा ने बताया परिवर्तन का युग। दिल्ली में प्रदर्शनी के जरिए जनता को दिखाई उपलब्धियां। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों को भारत के लिए परिवर्तनकारी युग बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष वास्तव में भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। ये 11 साल विश्वास, प्रगति, आत्मविश्वास, सामाजिक उत्थान और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बढ़ते कदम का प्रतीक है। दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता को बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत कराया जा रहा है। देखिए, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 11 वर्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, इन्हें सही मायनों में हम युग परिवर्तन कहते हैं जो भारत के लिए हुआ है। ये 11 साल विश्वास के हैं, ये 11 साल प्रगति के हैं, ये 11 साल भरोसे के हैं, ये 11 साल सामाजिक उत्थान के हैं, और ये 11 साल का स्वर्णिम काल जो है, इसने पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। इन 11 सालों की प्रदर्शनी जहां हम अपने दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं, साथ साथ दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो 100 दिनों में जो काम हुआ, उसकी भी प्रदर्शनी हमने लगाई है कि 100 दिन में कैसे एक सरकार विश्वास अर्जित करती है जनता का, कैसे एक सरकार लोगों में ये भरोसा जगाती है कि हाँ, हम दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। तो इन सब कामों को लेकर हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई और पूरी दिल्ली में हर जिले में ये प्रदर्शनी लग रही है। हम अपने मंडलों में भी जा रहे हैं, कल मेरा भी स्वयं जाना हुआ, और ये एक विकसित भारत की जो यात्रा है ये हमने प्रारंभ की है, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे हर दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हम इसको लेके जाएंगे। और अब अगली खबर, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप का किया दौरा, प्रभावित परिवारों से मिले। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गोविंदपुरी स्थित भूमिहीन कैंप का दौरा किया और हाल ही में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। देवेंद्र यादव ने कहा, मैं इस पूरी घटना से बेहद आहत हूँ। भूमिहीन कैंप में लोग 1980 या उससे पहले से रह रहे हैं। उनके घर पूरी तरह से तोड़ दिए गए और उन्हें कोई वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया। यहाँ आकर मैंने कई परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को नजदीक से महसूस किया है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ भूमिहीन कैंप, जिसमें लगभग 80 से और उससे पहले के भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए और उनको कोई अल्टरनेट मकान नहीं दिया गया। मेरा यहाँ पर आने के पश्चात बहुत सारे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है, उनके प्रूफ्स हमने देखे हैं, जो प्रूफ अपने आप में कहते हैं कि ये बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मकान में जाके झाड़ू और पोछा करके अपना जीवन बसर कर रहा था। आज उनको बेघर करके सड़क पे छोड़ दिया गया है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनका पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहीं ना कहीं गरीब आदमी, जो इस दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज अगर दिल्ली सजी है, संवरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली को बनाने में लगा दिया। उनको उजाड़ने से पहले
कम से कम उनको पक्का मकान दिया जाना चाहिए। आज यहाँ आने के पश्चात हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी को कोई ट्रांजिट कैंप में रखा नहीं गया है, और जो लोगों को मकान आवंटित किए भी गए हैं तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनको बसाया गया। ये सरासर उनकी अपनी पॉलिसी की नाकामी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि 2015 से पहले के जो भी निवासी हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनको जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलना चाहिए, और अगर वहीं पर पॉसिबल नहीं है तो 5 किलोमीटर की विसिनिटी में उनको बसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहीं पर है। लिहाजा हम ये मांग भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कोई ना कोई ट्रांजिट कैंप बनाया जाना चाहिए, जहां पर सभी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे लोग उनको मकान दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि पॉलिसी को भी रीफ्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी 2015 की है, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 तक का मकान जो है वो जो भी रहने वाला है उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में कोई एक मकान जो कांग्रेस के समय में बने थे 45,000 मकान, उनमें से किसी भी एक मकान को आवंटित नहीं किया गया। तो गलती सरकार की है, लिहाजा सरकार को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए, और जो 2015 से 25 के लोग भी रहते हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। मेरी सबसे मुख्य डिमांड यहाँ पर ये है कि उन्हें दोबारा एक बार सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे में बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं, और मैं इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना चाहता हूँ। जिसने पैसे नहीं दिए, चाहे उसके कागज थे या नहीं थे, उसका सर्वे में नाम नहीं आया है। लिहाजा जिसके भी साथी, जो भी लोग परिवार के लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका रीसर्वे किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके विस्थापित किया जाना चाहिए। और अब अगली खबर, साइप्रस में पीएम मोदी का बयान सामने आया, ये युद्ध का युग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साइप्रस दौरे के दौरान पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर अपनी चिंता व्यक्त की। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और संवाद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि मौजूदा समय में दुनिया को सहयोग और समन्वय की ओर बढ़ना चाहिए, न कि टकराव की दिशा में। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। और अब अगली खबर,
महोबा यूपी में ननौरा गांव के पास बाइक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा ननौरा गांव के पास उस समय हुआ जब तक मोटरसाइकिल और एक कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। भाई जब थोड़ी देर में कॉल कर लें, एक्सीडेंट हुआ, 5 की मौत हो गई सिर्फ मौके पे। उनको बता दीजिए CSC में पहुंच जाए, एक्सीडेंट का कोई एक सौरभ है, सौरभ कहाँ का हमारे बंकित है क्या कौन सा कबरई और अब अगली खबर। केंद्रीय मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया है, जहां वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत की प्रगति की रफ्तार अभूतपूर्व रही है। केंद्रीय मंत्री राजेश नागर ने भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम 2014 से पहले और बाद के भारत की तुलना करें तो हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब 2014 में हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर थी और आज हम 4थे स्थान पर चुके हैं। मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सुधारों और विकास उन्मुख नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। देखो, आज जो भारत हमारा देश जिस गति से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 से पहले भारत की बात करें और 2014 के बाद के भारत की बात करें तो आज बहुत सारा बदलाव आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था जब 2014 में हमारी सरकार बनी, भारत की हम 11वें स्थान पर थे और आज की बात करें हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। जिस गति से, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हम जल्दी पहले 3 स्थान पे आ जाएंगे। और आज अगर हम बात करें हाईवेज की, सड़कों की, तो आज सभी जिलों को हमारे देश के 4 लेन से जोड़ दिया गया है। हाईवेज जो पहले 10-15 किलोमीटर की एवरेज आती थी, आज 30 से ज़्यादा किलोमीटर की एवरेज आ रही है। एयरपोर्ट की बात करें, 2014 से पहले भारत में 70-72 एयरपोर्ट होते थे और इन 11 सालों में 150 से ज़्यादा, मतलब 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट हमारे पूरे भारत में हो गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर कर सकता है, तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े सिटीज़ को, बड़े बड़े टाउन को कई नए रूट
जो हमारे बने हैं एयरपोर्ट जुड़ने के बाद। हमारे हरियाणा में भी पहला एयरपोर्ट हिसार से चालू हुआ। अगर हम बात करें महिलाओं की, जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 33% का और विधानसभा में 33% का दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस के कनेक्शन, गैस के चूल्हे दिए गए और सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 500 रुपये में हमारे गरीब परिवार के लोगों को हम दे रहे हैं। इस तरह से और भी बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, 2014 से पहले जो हमारे खिलाड़ी थे, अगर आप मेडल की टैली देखेंगे और आज की जो टैली देखेंगे, किस तरह से हमारे कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड मीट की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम की बात करें, आज खिलाड़ी हमारे देश के लिए जो मेडल जीत कर ला रहे हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है आज। और हमारे युवाओं के साथ साथ जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीब परिवार का जो भी आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुख सुविधाएं मिलें, सारे लाभ मिलें, जिससे वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और जो उनको लाभ जो मिलने हैं उनको सारे लाभ मिले। और फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।